हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा मैप था, यह हम मैप को कवर कर रहे हैं। मैंने एशिया को कल ही बिल्कुल बारीकी से और कम्प्लीटली कवर कर दिया है। आप उसको देख भी सकते हैं। मैंने एक अलग से बना दिया है प्ले लिस्ट। जो नए हैं या फिर जिनको नहीं पता है, मेरे ख्याल से आप यूरोप, ये हमारा यूरोप है, ठीक है। यूरोप से पहले मेरे ख्याल से आप उसको पहले एशिया को कवर कर लीजिए। मैंने बिल्कुल बारीकी से, आप नंबर 1 नंबर 2 करके देखिए, आपको सारी बातें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगी। जो भी एशिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको बिल्कुल बारीकी से कवर किया, ठीक है। ठीक है, चलिए हम आज कवर करते हैं यूरोप को, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आज मेरे ख्याल से 1 या 2 मेंबर मेरे चैनल पे नए ऐड हुए हैं। सबसे पहले उनको वेलकम एंड थैंक यू सो मच ऐड होने के लिए। मैं ये तो नहीं कहता कि ठीक है मेरा मतलब बेहतर है, बट आप इतना जान लीजिए, देखने के बाद आपको कम से कम इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं यूरोप को। सबसे पहले हम इसका बाउंड्री देखते हैं। ये आपका इस साइड आपका एशिया था और इस साइड आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपका अफ्रीका है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसका बाउंड्री। ये देखिए, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, मैं यहाँ पे बार बार स्केच करूँगा तो ये थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा, तो थोड़ा सा मेरी बातों को बिल्कुल बारीकी से सुनिएगा और थोड़ा सा इसको देखने की भी अच्छा से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया रसिया। मैंने क्या बोला था, जो आपका रूस है, मतलब जिसको इंग्लिश में रसिया बोलते हैं, रूस बेसिकली एशिया में भी आता है और उसका जो कैपिटल है मॉस्को, वो आता है यूरोप में, ठीक है। तो रसिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, दोनों महाद्वीप में। इधर आपका ये, इधर से आपका देख रहे हैं तो ये एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन से इस साइड पूरा आपका आता है एशिया। लेकिन रूस जो है, रूस इस साइड भी है और उसका कुछ हिस्सा इस साइड भी है। तो रूस का कैपिटल मॉस्को यूरोप में आता है, लेकिन आधा से ज़्यादा रूस आपका आता है एशिया में। हम इसलिए रूस को बोलते हैं यह एक यूरेशियन कंट्री है, मतलब यूरोप प्लस एशियन, ठीक है। उसके बाद यह आपका रसिया के नीचे आपका हो गया कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है। मैंने उसको भी कवर किया। उसके नीचे आइएगा तो ये आपका हो गया काकेकस देश, जिसको बोलते हैं काकेकस कंट्री। मैंने इसको भी कवर किया। उसके बाद आखिरी आपका हो गया ये टर्की, जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है। मतलब आप यहाँ से ऐसे कीजिए, ऐसे ये पूरा छाँट दीजिए, मतलब आपका एशिया उस साइड कवर हो गया। तो ठीक है, तो सबसे पहला बाउंड्री आता है जो एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं यूराल माउंटेन। मतलब सबसे पहला बाउंड्री यूराल माउंटेन, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे एक आपका कैस्पियन सी है। अब इसके नीचे क्या है, आप एशिया का पार्ट तो ये, सॉरी यूरोप का पार्ट तो ये भी है। तो एक आपका हो गया कैस्पियन सागर, इसके नीचे आपका मिडिल ईस्ट बेसिकली एशिया में आता है। तो एक आपका हो गया कैस्पियन सागर, जो नीचे में एशिया को हटाता है। उसके बाद आपका आता है एक काकेकस माउंटेन। मैंने क्या बोला था, इस तीनों कंट्री के बीच में एक माउंटेन है जिसका नाम है काकेकस माउंटेन। इसी माउंटेन की वजह से हम इस तीनों देश को क्या बोलते हैं, यह एक काकेकस देश है। तो एक आपका पर्वत और आ गया जिसको बोलते हैं काकेकस पर्वत। ये पर्वत भी एशिया को और आपका यूरोप को अलग करता है। उसके बाद आइएगा आगे, इसके बाद एक आपका समंदर है जिसको बोलते हैं काला सागर। ये भी एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आइएगा, इधर आपको मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर बेसिकली नीचे आपका अफ्रीका हो जाएगा, ऊपर आपका यूरोप हो जाएगा। तो भूमध्य सागर भी अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, सॉरी यूरोप से अलग करता है, ठीक है। तो आप समझिए सिंपल सी बात, दो ऐसा माउंटेन जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। एक आपका यूराल पर्वत, एक आपका काकेकस पर्वत, 2 पर्वत। दूसरी बात, एक नदी भी है इस यूराल नदी के पैरेलल, इस साइड एक नदी बहती है जिसका नाम है यूराल नदी। तो एक नदी यूराल जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, 2 पर्वत यूराल पर्वत और एक आपका काकेकस पर्वत जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है। एशिया का प्रोनाउंसिएशन में सुनने में ऐसा लगता है रसिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 माउंटेन यूराल और काकेकस, और एक आपका रिवर जो यहीं पे बहती है यूराल नदी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा सागर है या कौन सा ऐसा समंदर है जो इसको अलग करता है यूरोप को इससे। तो आपका हो गया एक काला सागर, तो एक समंदर भी हो गया। एक झील है कैस्पियन सागर, बेसिकली एक झील है, तो ये आपका ये भी अलग करता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया ये समंदर भूमध्य सागर, जो आपका अफ्रीका से अलग करता है यूरोप को, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे आपका स्पेन वाला अंतिम छोर है। यहाँ पे मोरक्को, अफ्रीका का पार्ट है मोरक्को, जो सबसे नॉर्थ में आता है आपका, ठीक है। नॉर्थ और स्पेन, मतलब मोरक्को और स्पेन के बीच एक आपका होता है स्ट्रेट, मतलब जल संधि, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो अफ्रीका को और आपका स्पेन मतलब यूरोप को
जिब्राल्टर की जल संधि अलग करता है। ठीक है, आप सबका क्विक रिविजन लीजिए। यूरोप को एशिया से 2 माउंटेन अलग करता है, एक का नाम है यूराल माउंटेन और एक का नाम है काकेकस माउंटेन। यूरोप को एशिया से एक नदी अलग करता है जिसका नाम है यूराल नदी। ठीक है, यूरोप को एशिया से एक झील अलग करता है जिसका नाम है कैस्पियन झील। ठीक है, और यूरोप को एशिया से एक अलग करता है आपका सागर जिसको बोलते हैं काला सागर, एक बोलता है आपका भूमध्य सागर। लेकिन भूमध्य सागर अफ्रीका से अलग करता है। एक संधि है मतलब जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि, जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, एक और जल संधि है जिसको बोलते हैं वास्पोरस की जल संधि। आप देखिए ये आपका हो गया टर्की का हिस्सा। टर्की भी एक यूरेशियन कंट्री है। आप देखिए यहाँ पे जैसा रूस का आधा पार्ट था किसमें, आधा से ज़्यादा पार्ट एशिया में और कुछ यूरोप में था, वैसे टर्की का देख रहे हैं, टर्की का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका आता है मिडिल ईस्ट में मतलब एशिया में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपका यूरोप में सटा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये भी एक यूरेशियन कंट्री है। ठीक है, तो जो टर्की का ऊपर वाला पार्ट है उसका कैपिटल कुस्तुनतुनिया पहले था, अब इसका नाम है इस्तांबुल, और जो टर्की है रियल नीचे वाला उसका नाम है कैपिटल का अंकारा। तो ये नॉर्थ वाला एरिया और ये साउथ वाला एरिया, इसके बीच का जो संधि है हम इसको बोलते हैं वास्पोरस की जल संधि। यहाँ पे बेसिकली एक ओशियन है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ओशियन, इस ओशियन का नाम है मरमरा सागर। तो जो आपका संधि हो गया वास्पोरस की जल संधि, वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो आपका एक और संधि हो गया वास्पोरस की जल संधि जो एशिया से यूरोप को अलग करता है। एक आपका जिब्राल्टर जो अफ्रीका से इसको अलग करा था। ठीक है, बाउंड्री को बताने में मैंने काफ़ी वक्त लगा दिया। मेरे ख्याल से आप पहले एक बार क्या कीजिएगा, मैप को लीजिएगा, मैप को बारीकी से आप खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर उतना स्पेस है नहीं कि मैं यहाँ पर लिख पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इसका देखिए थिकनेस ये काफ़ी मोटा है और इसका जो बाउंड्री है वो काफ़ी छोटा है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे दिखाऊँ, आपको लगे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहले यूरोप के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो आपका यूरोप हो गया, एरिया के अनुसार एरिया वाइज यूरोप आता है आपका 6 नंबर पे, मतलब इससे जस्ट पहले आपका आता है अंटार्कटिका और इसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। जो आपका एरिया वाइज आपका यूरोप है, मैंने इसके बारे में सारी बातें पहले वीडियो में बता दी है। ठीक है, तो यूरोप का एरिया वाइज में नंबर आता है 6 नंबर पे। पूरी दुनिया में जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है आपका एशिया और नंबर 3 पे आपका यूरोप ही आता है। ठीक है, इसमें भी कई सारे कंट्री हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैंने क्या बोला था, जो भी आपका लैंड वाला एरिया है उसके अगर 3 साइड पानी हो तो हम उसको बोलते हैं पेनिनसुला, मतलब प्रायद्वीप बोलते हैं। आप यूरोप में गौर कीजिएगा, आप देखिए ये नॉर्वे है, इसके इस साइड पानी, इसके इस साइड पानी, इसके इस साइड पानी, तो हम इसको बोलते हैं पेनिनसुला। आपको ऐसा भी दिखेगा यहाँ, एक ऐसा यहाँ भी है, एक ऐसा यहाँ भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। आप देखिए इसमें कई सारा ऐसा आपको कंट्री मिलेगा जिसका जो पोर्शन है लैंड वाला एरिया उसके 3 साइड से पानी है। इसका मतलब इसमें कई सारा पेनिनसुला है, कई सारा प्रायद्वीप है, इसलिए हम यूरोप को बोलते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेनिनसुला है। ठीक है, इतनी बात समझिए यहाँ पे। दूसरी बात, एशिया से काफ़ी डेवलप आपका ये यूरोप है। ठीक है, यहाँ पे लोग काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं और काफ़ी गोरे भी होते हैं, क्योंकि ये भूमध्य सागर से इक्वेटर से मतलब विषुवत रेखा से ये काफ़ी ऊपर है और ऊपर जाने पे टेम्परेचर का कहीं ना कहीं डाउनफॉल होता है, टेम्परेचर यहाँ पे कम रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब उससे पहले कुछ ओशन देख लीजिए। यहाँ पे इस साइड आपका था अटलांटिक ओशन, इसी अटलांटिक ओशन का पार्ट आपका यहाँ तक अंदर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओशन यहाँ पे है तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ सागर, मतलब नॉर्थ सी, क्योंकि आपका था इस साइड नॉर्थ, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ सी। और यही नॉर्थ सागर थोड़ा सा अंदर गया तो हम इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर या फिर बाल्टिक सी। इतनी बात समझिए यहाँ पे, ये आपका हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे बारी बारी से ऊपर से चलते हैं और एक एक कंट्री को कवर करते हुए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारा ये है पर्पस करने का, इसमें सिर्फ इतना मुझे जानना है कि जो भी कंट्री है, जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसका प्रॉपर लोकेशन हम जान पाएँ। कि कल को ये बोले ठीक है आपका बात करते हैं पोलैंड, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ठीक है वो नॉर्थ अमेरिका में होगा, पोलैंड यूरोप में ही है। ठीक है, जैसे टर्की एशिया में है, आपका था मिडिल ईस्ट में, वैसे हम हर एक कंट्री का लोकेशन जानने की कोशिश करेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जिसका एग्जाम में ज़्यादा चांस है पूछने का, हम उसको भी इसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शुरुआत का। आपका यहाँ से शुरू होता है पहला कंट्री जिसका नाम है नॉर्वे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, पहले बात तो जितना भी कंट्री है हम हर एक का कैपिटल बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पे एक एक कंट्री को कवर करते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा, पूरे यूरोप में एक भी कहीं भी आपको डिजर्ट नहीं मिलेगा, मतलब मरुस्थल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला आपका हो गया नॉर्वे। नॉर्वे का हिंदी, नॉर्वे कंट्री का नाम है, हिंदी क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, नॉर्वे का जो कैपिटल है वो है ओस्लो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये आपका यूरोप के नॉर्थ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ। तो तीनों कंट्री देख लीजिए,
किस में आता है आपका, नॉर्थ यूरोप में आता है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, और नॉर्वे का देखिएगा ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाइट पे है, मतलब काफ़ी थोड़ा सा ऊंचाई पे है। इसी वजह से यहाँ पे रात में भी सूर्य दिख जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मध्य रात्रि का सूर्य, सॉरी मध्य रात्रि का देश बोलते हैं। तो नॉर्वे को बोलते हैं मध्य रात्रि का देश बोलते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रात में भी कहीं ना कहीं सन दिख जाता है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, आप इसका कोस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, कोस्टल मतलब समुद्री तट के किनारे का एरिया। आप इसका देखिएगा काफ़ी कटा फिटा है। जो समुद्री तट कटा फिटा होता है मतलब कहीं निकला है, कहीं अंदर गया, कहीं बहुत दूर तक निकल गया है, मतलब कटे पिटे एरिया को हम बोलते हैं, मतलब वैसे समुद्री तट को बोलते हैं फ्योर्ड तट। मैंने इसके बारे में बात की है बहुत पहले वाले में, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं फ्योर्ड तट। तो नॉर्वे में मिलेगा आपको फ्योर्ड तट। उसके बाद ये खेती करने के लिए क्या तरीका यूज करता है, पोल्डर भूमि। पोल्डर भूमि कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं हम ओशन की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं। समुद्र का जो एरिया किनारे वाला, उसमें तो उतना पानी गाढ़ा होगा नहीं, मतलब गहरा नहीं होगा। तो मान लेते हैं यहाँ तक ओशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो पानी है, हम यहाँ पे जाके बाउंड्री खींच देंगे। अब ये वाला पानी इधर तो आएगा नहीं, तो ये पानी को निकाल के फिर से हम इधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे ना खाली हो गया, तो वहाँ पे जाकर वो खेती करता है। आप ऐसे सोचिए, जैसे मान लेते हैं ये वाला एरिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना एरिया को कवर कर लेंगे, ऐसे पहले घेर देंगे, ऐसे पूरा घेर दिया। अब फिर जाकर जो आपका पानी है हम इसको निकाल के साइड फेंक देंगे। तो अब यहाँ पानी है नहीं, हम इसको यहाँ पे खेती के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं पोल्डर भूमि, जो नॉर्वे में अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए हर एक कंट्री का एक डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है, तो ये मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे है। इसका मतलब यहाँ की जो सरकार है ह्यूमन डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान देती है। उसका रोड कंस्ट्रक्शन, उसके लिए एजुकेशन, हॉस्पिटल, सब चीज़ का सुविधा यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। तो पूरे कंट्री की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो ये आपका आता है नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो देखिए एक प्राइज होता है जो पूरी दुनिया में लोगों को दिया जाता है, उसका नाम है नोबेल प्राइज। पहली बात तो नोबेल प्राइज जो है वो एल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, वो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया गया था नोबेल प्राइज का नाम। दूसरी बात, नोबेल प्राइज टोटल 6 एरिया में दिया जाता है, 6 चीज़ों में। एक का नाम है क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। एक आपका हो गया पीस, मतलब भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। एक आपका साहित्य हो गया, एक आपका शांति प्राइज। टोटल मिला के 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो जो सबसे जो सबसे एक अलग था शांति प्राइज, मतलब नोबेल पीस प्राइज, वो दिया जाता है आपका इसी नॉर्वे के ओस्लो में। बाकी का जो 5 बच गया वो मिलता है आपका इसी स्वीडन के स्टॉकहोम में मिलता है, ठीक है। और ये काफ़ी डेवलप भी है, ठीक है। तो ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज यहीं पे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो जो आपका नॉर्वे हो गया, नॉर्वे में बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज किया जाता है अच्छा खासा। यहाँ तक कि बिजली से पानी बना के वो कई सारा कंट्री को ट्रांसपोर्ट भी करता है, मतलब वो बेचता भी, डिस्ट्रीब्यूट बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कई सारा कंट्री को बिजली बेचता भी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे स्वीडन की बात करते हैं। जो स्वीडन है उसका कैपिटल स्टॉकहोम। स्टॉकहोम का सिर्फ इतना फेमस, मतलब एक चीज़ जान लीजिए, जो नॉर्वे हो गया वहाँ पे ओस्लो में सिर्फ नोबेल पीस प्राइज दिया जाता था, लेकिन जो स्वीडन में जो स्टॉकहोम था वहाँ पे जो 5 चीज़ बच गया था नोबेल प्राइज के लिए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, एक आपका लिटरेचर, एक आपका इकोनॉमिक्स, वो मिलता है आपका स्वीडन के स्टॉकहोम में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं सीधे इसके बारे में, बात करते हैं फिनलैंड के बारे में, ठीक है। तो जो फिनलैंड है उसका कैपिटल है आपका हेलसिंकी। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब विश्व खुशी इंडेक्स बोल सकते हैं, खुशी सूचकांक, उसमें नंबर 1 पे है। मतलब पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, तो आपका फिनलैंड है। ये कई बार से टॉप पे ही रहा हमेशा, ठीक है। तो इसका बाउंड्री किसे सटता है, रसिया पे। कुछ पहले मतलब कुछ साल पहले रसिया का इस पर अधिकार था, ये कब्जा किए हुए था। 1917 में फिनलैंड को रसिया आज़ाद कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो नीचे वाला आपका एरिया है साउथ वाला, वहाँ पे आपको ढेर सारा झील मिल जाएगा। तो फिनलैंड में अधिकतम झील भी है यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं झीलों का देश बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपका जो बॉर्डर था रसिया और फिनलैंड का, उसके बॉर्डर को बोलते हैं मेहर नीन लाइन। जैसे हमारा इंडिया की बात करते हैं, इंडिया और चाइना के बीच का जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, हम उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम उसको बोलते हैं डूरंट लाइन। तो ऐसे आपका रसिया हो गया, एक आपका फिनलैंड, इसके बॉर्डर के बीच के लाइन को बोलते हैं मेहर नीन लाइन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं यहाँ पे, इस तीनों कंट्री के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे, जो आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड, इसमें एक माउंटेन है
तीनों में कॉमन माउंटेन, जैसे बात किए थे यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तीनों में एक माउंटेन था कॉमन जिसका नाम था काकेकस माउंटेन। तो वहाँ पे भी, इसमें भी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में एक कॉमन माउंटेन है, मतलब यहाँ से ऐसे गया है, उसका नाम है स्कैंडिनेवियन, ठीक है, वो मतलब माउंटेन है। इसी वजह से हम इस तीनों कंट्री को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो एक आपको सी मिलेगा जिसका नाम है बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर। इस बाल्टिक सागर से सट के 3 कंट्री है जिसका नाम है एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो 3 कंट्री को बोलते हैं बाल्टिक देश बोलते हैं, आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी छांटने के लिए आता है कि इसमें कौन सा कंट्री है जो बाल्टिक देश नहीं है, ठीक है। तो एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये आपका आता है बाल्टिक देश में, क्योंकि ये तीनों बाल्टिक ओशन में ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो आपको तीनों कंट्री हैं, ये तीनों कंट्री पहले रसिया का पार्ट था। ये 1991 में, मतलब 1991 में जब रसिया टूटा था, मतलब USSR था पहले, जब वो टूटा था तब जाके ये भी कहीं के अलग हो गया। आप गौर कीजिएगा, मैंने एक बार बताया था आपका सेंट्रल एशिया, उसमें टोटल 5 कंट्री, एक बोला था काकेकस, उसमें टोटल 3 कंट्री, एक आपका बाल्टिक। जो भी आप तीनों ग्रुप देख रहे हैं ना, ये सब रसिया से ही टूटा है, ठीक है। जब रसिया कवर करेंगे फिर से हम उसको वहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आइएगा इस साइड, एक आपका आता है यहाँ पोलैंड। पोलैंड का जो राजधानी है उसको बोलते हैं वर्सो, ठीक है। आप इसका जो पड़ोसी है जर्मनी, आप देख लीजिए जर्मनी और पोलैंड यही दोनों कंट्री है जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 मतलब विश्व युद्ध 2 सेकेंड वो शुरू हुआ था, ठीक है। आप यूँ समझिए जैसे 1939 के आसपास, ठीक है, या 1937 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं इसको यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो जब अमेरिका में आया था डिप्रेशन, मतलब महामंदी आया था, तो उस महामंदी के दौरान अमेरिका इस कंट्री को लोन दे रखा था, लोन ले लिया वापस। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक आपका जर्मनी हो गया, एक आपका इधर इटली हो गया, एक उधर आपका जापान। तीनों कंट्री कोशिश कर रहा था हम अपना एम्पायर बढ़ा दें, मतलब कैप्चर करना ना, लैंड उसको कवर करना था, कैप्चर करना था। तो इसी वजह से जर्मनी सोचा ठीक है हम पहले कैप्चर करते हैं पोलैंड को, ठीक है। तो ये प्लान बनाया। आप ऐसा तो है नहीं कि इसका मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्लान किया ठीक हम इस पर कब्जा करेंगे, लेकिन ये रसिया से पहले बात कर लिया, ठीक है। रसिया को बोला ठीक है भाई साहब हम इसको कैप्चर करने वाले हैं, जब हम जीत जाएंगे, जब हम इसको कैप्चर कर लेंगे तो हम ये आपको गिफ्ट में दे देंगे, और आपको सिर्फ बदले में मुझे राशन देना है, मतलब खाना देना है, ठीक है, मतलब अनाज देना है। तो बोला ठीक है, इसको कैप्चर किया, उसके बाद इसे वो अनाज ले लिया, उसके बाद जाके इसे खुद ही भेज गया इससे, उसके बाद जाके ये यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ मार्केट होना शुरू हुआ। हम हिस्ट्री में इसको बाद में जाके कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, मतलब कवर कर लेंगे, बार बार कैप्चर कर लेंगे। तो जर्मनी पोलैंड को पहली बार कब्जा करने की कोशिश किया, इसी वजह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ था। इतना बात जान लीजिए, जो पोलैंड है उसका कैपिटल वर्सो है, वर्सो सिर्फ बोलते हैं वर्सो, उसका कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका पोलैंड था, पोलैंड कैपिटल वर्सो है, और ये फेमस बेसिकली किसके लिए, ब्यूटीफुल सिटीज़ के लिए। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बेसिकली यहाँ पे काफ़ी अच्छे शहर भी है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं जर्मनी का कैपिटल बर्लिन। यहाँ का एक तानाशाह शासक था जिसको बोलते हैं हिटलर, यही तो शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद जब ये हारने लगा था, जब रसिया इस पर दोबारा अटैक किया, उसके बाद इधर से आपका US और आपका एक ब्रिटेन, जब इस पर अटैक किया था तो जर्मनी पूरी तरह से हार चुका था। तो उसमें हिटलर और उसकी बीवी ईवा ब्राउन वो जॉइंट सुसाइड कर लिया था। उसके बाद इसके बीच में एक दीवार जोड़ दिया गया था, इसका नाम था बर्लिन की दीवार, और वो 1989 मतलब 1989 में जाके वो टूटा, तब जाके जर्मनी फिर से आज़ाद हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, आपका डेनमार्क है, एक जर्मनी है। डेनमार्क और जर्मनी के बीच एक नहर है जिसको बोलते हैं कील नहर, ठीक है। तो कील नहर की बात करते पूरे दुनिया का सबसे बिजी जो नहर है वो कील नहर ही है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे था आपका इजिप्ट, इसके बगल में आपका है रेड सी मतलब लाल सागर। यहाँ पे एक था नहर, याद है, इसको बोलते हैं स्वेज कैनाल मतलब स्वेज नहर। तो यहाँ पे वो आर्टिफिशियल था, मतलब इंसान खुद बनाया था। ये आपका जो कील नहर है वो नेचुरली है, मतलब प्राकृतिक है। तो ये अगर आए ठीक है, जो पूरी दुनिया का सबसे व्यस्ततम मतलब सबसे बिजी वाला आपका जो नहर है वो आपका कील नहर है। कहाँ पे है, डेनमार्क और जर्मनी के बीच में है। अधिकार किसका है, जर्मनी का। लेकिन जो मेन मेड है आर्टिफिशियल जो इंसान बनाया है वो आपका हो जाएगा स्वेज नहर, जो कहाँ का है, मिस्र का है, ठीक है। और कहाँ पे है वो आपका लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, ठीक है। इतनी बात समझ यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, जो आपका जर्मनी है वहाँ पे नदी बहती है जिसको बोलते हैं राइन रिवर, ठीक है, राइन नदी इसको बोलते हैं। और वो नदी काफ़ी फेमस है क्योंकि उस नदी में काफ़ी सारा बोट चलती है, और उस बोट से
जो कोयला है, कोयला का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और पूरे यूरोप की बात करते हैं, सबसे बिजी जो नदी है वो आपका राइन नदी है, क्योंकि इसी से वो कोयला होता है जो राइन, ठीक है। तो जो राइन नदी वाला एरिया था उसके नीचे के एरिया को बोलते हैं राइन लैंड बोलते हैं। वहीं से वो लोग कोयला निकालता है और उसी नदी से ट्रांसपोर्ट करके वो अपना जो मैनेज करना है वो करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं, राइन नदी को बोलते हैं जर्मनी का गंगा बोलते हैं, या जर्मनी की जीवन रेखा ही बोलते हैं। देखिए, जीवन रेखा हो बोलने का पर्पस सिर्फ ये होता है, किसी नदी से अगर किसी कंट्री का इकोनॉमी, ठीक है, या सिंपल सी बात देखिए, कोई कंट्री अगर किसी नदी पे काफ़ी डिपेंड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका लाइफ उसी पे चल रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं वो नदी इसकी जीवन रेखा है, ठीक है। तो इतनी बात समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो जर्मनी में 2 फेमस शहर है, जिसको एक का नाम है आपका स्टुटगार्ट, एक का नाम है स्टुटगार्ट और एक का नाम है कोलोन। जो आपका कोलोन है, कोलोन बेसिकली BMW, आपको पता है जो एक लग्जरी गाड़ी है, BMW आपको हो गया, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, वो सब गाड़ी के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ पे काफ़ी मैन्युफैक्चर भी होता है। दूसरी बात, एक आपका था स्टुटगार्ट एक ऐसा शहर है जहाँ पे मतलब इंडिया का सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था यहीं पे, ठीक है। मैडम भिखाजी कामा थे हमारे इंडिया के, वो सबसे पहली बार यहाँ पे वो झंडा लहराई थी, वो आपका था जगह स्टुटगार्ट, जो जर्मनी में ही आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, इतना काफ़ी मेरे ख्याल जर्मनी के लिए। उसके बाद बात करते हैं डेनमार्क। डेनमार्क में काफ़ी छोटा कंट्री है, ये आता है आपका जर्मनी के नॉर्थ में। ये यहाँ पे आइसलैंड है, इसके पीछे मतलब इस साइड आपका था नॉर्थ अमेरिका में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड आइलैंड। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड आपका आता है ग्रीनलैंड, जो फिजिकली आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, मतलब मौजूद है नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन उसका अधिकार किसका है उस पर? डेनमार्क का। वहाँ पे 98% लगभग बर्फ रहता है, सिर्फ 2% पे लोग रहते हैं, इसलिए वो अभी डेनमार्क का उस पर अधिकार है। लेकिन आता किस में? नॉर्थ अमेरिका, मतलब बोर्ड के साइड आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और लेकिन अधिकार किसका है? डेनमार्क। इतनी बात समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपका डेनमार्क है, वहाँ पे एक गाय फेमस है जिसको बोलते हैं हॉल्स्टीन। जो हॉल्स्टीन गाय है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, वो लगभग 100 लीटर के आसपास दूध देती है, ठीक है। तो जो हॉल्स्टीन गाय है वो आपका डेनमार्क में है, और ये गौशाला के लिए काफ़ी फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा गौशाला इसी डेनमार्क में भी है, और डेयरी उद्योग में काफ़ी आगे है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, हम फिर कल मिलते हैं। अच्छा, अगर मान लेते यहाँ पे कोई जगह खाली होता तो हम क्या करते, पहले कम से कम थोड़ा सा लिख लेते हैं, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ वहाँ पे बारी बारी से एक चीज़ को बताता, ताकि ठीक है मुझे कम से कम आइडिया लगता है कि पहले मुझे ये बताना है, फिर मुझे ये बताना है। तो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख पाऊँगा नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा नोट कीजिएगा, और थोड़ा सा कहने के आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जब दिखाता हूँ डायरेक्शन तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा समस्या हो कि मैं किसकी तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ऐसे काफ़ी इसमें महीन सा कंट्री, काफ़ी छोटा सा स्केच दिखाऊं तो कंट्री गैप हो जाएगा पूरा, ऐसा लगता है, ठीक। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।